हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ थर्ड लेक्चर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। और आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। एक तो एलिमेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस, और फिर उसके बाद हम लोग उसी में छोटा सा पार्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट का, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो खटाखट से एटॉमिक रेडियस को हम लोग सीखते हैं। आज तक हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के बारे में जितना भी जाना था सब कुछ आप भूल जाइए। अच्छा, भूल गए हो? अरे वाह, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो भूल गए। सीटी के लिए याद करने की कोशिश की है, याद ही नहीं आया और भूल ही गए हो सब। अच्छी बात है, क्योंकि आपको जो भी पढ़ाया गया था वो सब अब यहाँ पे धीरे धीरे गलत साबित होगा। सबसे पहले आपको बताया गया था एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन, इवन मैंने भी बताया था। क्या डेफिनेशन था? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एटम, मतलब न्यूक्लियस, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड the outermost shell is called as atomic radius। बट ये डेफिनेशन अब कही जाएगी गलत। फिर भी लिखना है, हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब ये मैं लिखूं ही ना। लिखो, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। आज तक हमने ऐसा कुछ डेफिनेशन मिलता जुलता हमने पढ़ा था, ठीक है। मतलब ये हम लोगों का न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते थे एटॉमिक रेडियस। बट हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बढ़िया से ये पढ़ाई की है कि इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है, तो इलेक्ट्रॉन तो कैसे भी ऐसा भटकता रहेगा यहाँ पे, कभी यहाँ कभी वहाँ। मतलब इलेक्ट्रॉन का कुछ पता ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन तो लापता है। इलेक्ट्रॉन किधर रहता है हमें नहीं मालूम, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कब पाया जाता है नहीं मालूम। इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की क्या है, बस प्रोबेबिलिटी है। हम लोग ने आज तक इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं है, ना ही उसे देख पाएंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जब इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो कि इस एटम में उसी शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और वही आखिरी शेल है? नहीं डिफाइन कर सकते हम लोग। तो मतलब इस चीज़ को हम लोग एटॉमिक रेडियस नहीं बोल सकते। क्या बोल रहे हो? देखो, एटम है ये हमारा, पहले हमें लगा था इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, यहाँ पे होगा ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा। बट अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो क्या पता इलेक्ट्रॉन इस शेल में हो या फिर वो यहाँ कहीं पे ऐसा रोटेट कर रहा हो और वो एक वेव है। अब लाइट को कोई जान सकता है क्या लाइट कहाँ है? अब मैंने लैंप वहाँ ऑन कर रखा है, ओ पता चल गया, लैंप मैंने वहाँ ऑन कर रखा है, लाइट हर जगह फैली हुई है। अब मैं कहाँ बोलूँ अरे वहाँ लाइट है, वहाँ लाइट है? बस मैं बोल सकता हूँ कि जहाँ लाइट सबसे ज़्यादा है वहाँ लाइट के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट है तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे अंधेरा है तो मतलब वहाँ की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन की भी सिर्फ प्रोबेबिलिटी है कि वो कौन सी जगह पर पाया जाएगा, कोई डिफाइंड नहीं है। इलेक्ट्रॉन का रास्ता डिफाइंड नहीं है, वो कहाँ रिवॉल्व करता है डिफाइंड नहीं है। बस इतना पता है वो ऑर्बिटल में रहता है। ऑर्बिटल भी क्या है, वो भी वेव है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको एटॉमिक रेडियस अब नहीं बोल सकते, क्योंकि अब आउटर मोस्ट शेल डिफाइंड ही नहीं है। हेंस आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, कभी स्टूडियो टूर दे दो, अरे देंगे बाद में। आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड ही नहीं है ये चीज। तो जब आउटर मोस्ट शेल डिफाइंड ही नहीं है कहाँ पर होगी, तो हम लोग एटॉमिक रेडियस नहीं मेजर कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो एटम्स हैं उनको बॉन्डेड स्टेट में लाते हैं या फिर इंटरेक्टेड स्टेट में, ठीक है। एटम्स को हम लोग इंटरेक्शन स्टेट में लाते हैं, मतलब उनका रिएक्शन करवा देते हैं, उनके बीच में बॉन्ड बनवा देते हैं, और बॉन्ड बनवाने के बाद हम मेज़र करते हैं एटॉमिक रेडियस। और इंटरेक्शन स्टेट में हम लोग 4 तरीके से मेज़र कर सकते हैं। पहला होता है कोवेलेंट रेडियस। ये सारे रेडियस आपको पढ़ने हैं, आपकी बोर्ड की बुक में बहुत हल्का दिया हुआ है। कभी एनसीईआरटी निकाल के देखो ये चैप्टर कितना बड़ा है और क्या क्या है उसमें। अपना बोर्ड तो चलेगा, बोर्ड भी खराब नहीं है, उसमें भी दी हुई हैं चीज़ें, बट रीड करोगे तब पता चलेगा। आप ऊपर से देखोगे तो नहीं समझ में आएगा क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए, आपने ऑलरेडी इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, इसीलिए हमेशा पैटर्न से चलना चाहिए। कुछ कोचिंग वाले सीधा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू कर देंगे, फिर इसमें जब SPDF, वंडरवॉल रेडियस, इलेक्ट्रॉन वेव, ये सब जब पार्ट आएंगे तो स्टूडेंट कंफ्यूज। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, क्या पता बड़े होके हम भी ऐसे ही करें। हाँ, कुछ स्ट्रेटजी होगी। कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, ये 4 टाइप के एटॉमिक रेडियस होते हैं। मतलब जब एटम्स मिलके बॉन्ड बनाते हैं
कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, मेटेलिक बॉन्ड बनाए, आयोनिक बॉन्ड बनाए, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो। जब एक्चुअली बॉन्ड तो कुछ होता नहीं है, हमने ऑलरेडी देख रखा है, बॉन्ड कुछ नहीं है, बस होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वही जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है तो उसी स्टेट में जब हम उनका एटॉमिक रेडियस निकाले तो वहां पे पॉसिबल है। आप बोलो कि एक मैं आपके सामने ये कार्बन रख दूं और उसमें आप निकाल के दिखाओ एटॉमिक रेडियस, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका डिफाइंड ही नहीं है इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे है ना। फिर भी हम लोग अभी कुछ चीज़ें देखेंगे जहाँ पे डिफाइंड होंगी चीज़ें। केमिस्ट्री ऐसा ही सब्जेक्ट है, कहीं कहीं पे आप लोगों को कुछ कुछ दिखेगा, कहीं कहीं पे नहीं दिखेगा। तो शुरू की कहानी समझ में आई। एटॉमिक रेडियस आज तक हम लोग पढ़ते थे कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, वो स्केल निकालो, ऐसे रखो, हाँ पता चल गया 5 सेंटीमीटर, 5 पिकोमीटर या फिर 5 नैनोमीटर या 5 फर्मी। ठीक, तो पिकोमीटर में मेजर करते हैं एटॉमिक रेडियस को, लिख लो अब। चलो अच्छा हुआ याद दिला दिए। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन पिकोमीटर, पीएम मतलब पिकोमीटर, और एक पिकोमीटर में होता है 10⁻⁻12 मीटर। चलो अच्छी बात है, याद दिला दिए। तो 10⁻⁻12 मीटर होता है एक पिकोमीटर में। तो एटॉमिक रेडियस को पहले हम लोग सोचते थे कि ऐसा मेजर किया जाता होगा, बट हमें 11th में आके पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो उसका आउटर मोस्ट शेल हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रोटेट कर रहा होगा, कहाँ रिवॉल्व कर रहा होगा, कहाँ अपना मोशन कर रहा होगा, हमें पता ही नहीं है। सो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। तो हम लोग क्या करते हैं, दो एटम के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, उनको इंटरेक्ट कराते हैं। इंटरेक्शन स्टेट में जब हम उनको लेकर आते हैं तो वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना, आयोनिक बॉन्ड बना, मेटेलिक बॉन्ड बना, मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवॉल फोर्स हो, तो उसके बेसिस पर हम लोग उनका एटॉमिक रेडियस निकालते हैं। अब अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना तो हम कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे, आयोनिक बॉन्ड बना तो आयोनिक रेडियस निकालेंगे, मेटेलिक बॉन्ड बना तो मेटेलिक रेडियस निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो वंडरवॉल रेडियस निकालेंगे। ठीक, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला टाइप है कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस में कई सारे आपको टाइप्स पढ़ने होंगे, ठीक है, मतलब 3 टाइप्स आपको इसमें भी पढ़ने होंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना है सिमिलर एटम्स के बीच में तब क्या होगा। सिमिलर एटम्स मतलब H2, C2, O2। तो ये सिमिलर एटम्स के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तब कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालते हैं। सपोज यहाँ पे एक एटम A है और यहाँ पे एक एटम A है, दोनों सिमिलर एटम्स हैं, है ना, दोनों का नाम AA, तो इनके बीच में बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर आपको रेडियस निकालना है, कोवेलेंट रेडियस निकालना है आपको, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस लेनी है A और A के बीच की और आपको डिवाइड बाय 2 कर देना है। मतलब आपको इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है, और जो भी ये डिस्टेंस आती है उसको DAA नाम देते हैं। तो आप इसको अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कोवेलेंट रेडियस। RC मतलब कोवेलेंट रेडियस। समझ में आया? आपको अगर 2 सिमिलर एटम्स के बीच का कोवेलेंट रेडियस निकालना है तो आप दोनों एटम्स को, ठीक है, तो अगर 2 एटम्स सिमिलर हैं तो आपको उनके बीच में बॉन्ड बनाना है। ऑब्वियस सी बात है, 2 एटम सिमिलर हैं तो उनके बीच में एटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद आपको दोनों एटम्स के बीच में जो न्यूक्लियस है उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, और सपोज वो डिस्टेंस है DAA, तो जो भी डिस्टेंस आती है आप उसको डिवाइड बाय 2 कर देना, आपको मिल जाएगा कोवेलेंट रेडियस। अब आपको क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, बोर्ड में, हाँ, JEE नीट में नहीं, क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, 2 atoms A and A make covalent bond if the distance between the nucleus of both the atom is 108 picometer, find the radius, atomic radius। तो आपको सबसे पहले समझना है कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो मतलब वहां पे कोवेलेंट रेडियस निकालना होगा। अब कोवेलेंट रेडियस निकालना होगा तो आप उसको डिवाइड बाय 2 करोगे। अब सपोज वहां पे आयोनिक बॉन्ड बोल देता तो आप कोवेलेंट रेडियस का फॉर्मूला नहीं लगाते, आप वहां पे आयोनिक रेडियस का लगाते। खैर अभी देखेंगे हम लोग उसके फॉर्मूला वगैरह, ठीक। तो ये पहला केस हो गया जब सिमिलर एटम हो। दूसरा केस देखते हैं जब डिफरेंट एटम हो, और डिफरेंट एटम में ही 2 केस है। सबसे पहला है, देखो अगर 2 एटम्स डिफरेंट है तो इसमें 2 चीज हो सकती है। एक, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, मतलब एक को जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना ही दूसरे को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। और दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, कि एक को इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, एक को इलेक्ट्रॉन कम चाहिए, जैसे HF। अब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कम चाहिए बट फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, हाइड्रोजन को कम चाहिए, HCl, है ना। आप लोग इसमें ले सकते हो CO2, है ना, कार्बन और ऑक्सीजन, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा गैप नहीं होता है, बट यहाँ पे हम लोग एकदम सेम की बात कर रहे हैं। तो सपोज 2 एलिमेंट्स है A और B। अब B कैसे आ गया, क्योंकि एटम्स डिफरेंट है तो A और B आ गए, ठीक। अब दोनों का सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
सेम है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो आपको दोनों के बीच का जो न्यूक्लियस है, मतलब दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकालना है। सपोज वो डिस्टेंस है AB, ठीक, वही आपका होगा एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो आपको दोनों का एटॉमिक रेडियस यहाँ पे देखना होगा। सपोज इसका एटॉमिक रेडियस है RA, इसका एटॉमिक रेडियस है RB। यही मैं बोल रहा था कि आपको बाद में देखना ही पड़ेगा एटॉमिक रेडियस। खैर ये बॉन्डेड स्टेट में हम लोग देख रहे हैं, ना कि ऐसे ही देख रहे हैं ना, ए को अलग से हम लोग नहीं देख रहे। जब वो ए के साथ बी, ए जो है वो बी के साथ जब कंबाइंड है उसमें हम लोग देख रहे हैं। तो आपका जो ए का एटॉमिक रेडियस है और जो बी का रेडियस है उसको आप जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा एटॉमिक रेडियस। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहने पर फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा क्वेश्चन आ जाएगा 2 एटम्स ए एंड बी विथ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंबाइन विथ ईच अदर। ठीक, अब यहाँ पे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दिया और बोला एक दूसरे से कंबाइन हो रहे, तो आपको एक ही केस याद आना चाहिए कि यार कोवेलेंट रेडियस ही होगा। तो आपको बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम या फिर एटॉमिक रेडियस। तो आप क्या करोगे, दोनों का आपको रेडियस दिया रहेगा, उनको जोड़ दोगे, सीधा आपको एटॉमिक रेडियस मिल जाएगा और ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो तब क्या, सपोज एक एटम ए है एक एटम बी है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ए होगा ये बी होगा, दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना, बट क्योंकि ए वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, वो सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, बी के सारे इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींचेगा, फिर उसमें आयोनिक कैरेक्टर आ जाएगा, याद है, और आयोनिक में कोवेलेंट आ जाता है ना, ये सब याद है ना, हम लोग ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा, ए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे हालात में जो आपका एटॉमिक रेडियस आएगा वो आएगा RA प्लस RB माइनस 0.9 जाई ए माइनस जाई बी। अब ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालेंगे वो आपको मिलिकन्स स्केल, मतलब इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसके अगले वीडियो में जब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मिलिकन्स स्केल से आप लोगों को बताया गया है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, वो दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाली गई है, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, जैसे फ्लोरीन की होती है 3, क्लोरीन की होती है 2.5, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड है, तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ होगा, या फिर कोई फेमस एलिमेंट रहा, फ्लोरीन ऑक्सीजन रहा, तो वो दिया नहीं होगा, वो आपको खुद से निकालना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को वहां से खुद से याद रखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आप लोग वैल्यूज को पुट करोगे और सॉल्व करोगे। अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है 2 एटम्स ए एंड बी कंबाइन विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस इज दिस एंड दिस इज दिस एंड द रेडियस ऑफ दिस इज दिस एंड रेडियस ऑफ बी इज दिस। तो आपको निकालना है एटॉमिक रेडियस। तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना, देखो RA प्लस RB तो हमने किया, बट क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब जो उसका एटॉमिक रेडियस होगा वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से वो उसके इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन का बादल कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, ह्यूमन आई जैसा, तो उसकी वजह से हमें कुछ पोर्शन माइनस करना पड़ रहा है, वो यही पोर्शन है। फॉर्मूला कैसे आया, अरे एक्सपेरिमेंट से आया है, इतना कहीं लॉजिक ढूंढ रहे हो। ठीक है, छापो, याद करो और एग्जाम में स्कोर करो, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप देखते हैं, दैट इज वंडर वॉल रेडियस। चलिए तो अगला रेडियस देखते हैं, दैट इज वंडर वॉल रेडियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आज तक आपको जितना कुछ बताया गया था सब गलत था, यहीं से धीरे धीरे चीजें गलत होनी चालू होंगी जब एक्सेप्शंस बताऊंगा। हाँ, कुछ चीजें सही थी। वंडर वॉल रेडियस क्या होता है, देखो हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, सपोज यहाँ पे एक H2 का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे भी एक H2 का मॉलिक्यूल है, तो हर एक मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे एक लकड़ी है, अब लकड़ी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या उनके बीच में कोई बॉन्ड है, नहीं, लेकिन उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है उसी को दूसरा नाम दिया गया है वंडर वॉल फोर्स। तो ज्यादा इतना सोचने का नहीं, आपने केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो देखा है तो इसको डीप में पढ़ा होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच का हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। इतना दूर दूर नहीं होता है, पास में रहता है थोड़ा, मैंने ज्यादा दूर बना दिया। ठीक, तो इनके बीच का हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन H2 एंड H2 डिवाइड बाय 2 गिव्स आउट कोवेलेंट रेडियस, सॉरी वंडर वॉल रेडियस VWR ऑफ दिस एटम। समझ में आया, क्या करोगे, आपको क्वेश्चन में बोल दिया देयर आर 2 molecules of H2 and there is force of attraction between them. If the distance between those 2 molecules is 108 nanometer, then find the atomic radius या फिर वंडर वॉल रेडियस, एटॉमिक नहीं बोलेगा, वंडर वॉल रेडियस बोलेगा। तो वहां पे आप सीधा डिवाइड बाय 2 कर देना, दोनों को दोनों का जो भी डिस्टेंस दिया रहेगा उसको डिवाइड बाय 2 कर देना, आंसर आ जाएगा। सिंपल
समझ में आया? ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है मुझे कहना चाहिए, और वो एग्जाम्पल है नोबल गैसेज। अब नोबल गैसेज आप लोग जानते हो ये रिएक्ट नहीं करती है, तो नोबल गैसेज जब रिएक्ट नहीं करती है तो इनके बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड बन सकता है, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स। वो भी बॉन्ड नहीं, वैन डर वाल्स फोर्स रहेगी बस, बॉन्ड नहीं बनेगा, है ना। आप लोग जानते हो नोबल गैसेज डू नॉट रिएक्ट, दे आर नोन एज इनर्ट एलिमेंट्स या फिर इनर्ट गैसेज, है ना। इनर्ट गैसेज क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये रिएक्ट नहीं होते हैं। तो क्योंकि ये रिएक्ट नहीं होते हैं तो ये बॉन्ड भी नहीं बना सकते, और अगर बॉन्ड नहीं बना सकते तो सिर्फ इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे एक हीलियम का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक हीलियम का मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आप हीलियम को एकदम करीब लेकर आ जाओ, वो बॉन्ड नहीं बना देंगे, उनके बीच में बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ज्यादा करीब लेकर आ जाओगे तो रिपल कर देंगे फिर। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। क्यों झंझट पाले एक इलेक्ट्रॉन लेके? एक लेंगे तो 7 जरूरी पड़ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे हमारे पास हीलियम एटम है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस 2 ही तो चाहिए। अब क्यों मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके झंझट पालूं? जब ऑलरेडी मैं स्टेबल हूं, मेरा काम चल रहा है, तो मैं क्यों एक और इलेक्ट्रॉन लेके पूरा झंझट कर लूं? अब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यह एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना है तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ही नहीं तो ये पास में आएगा ही नहीं, पास में आएगा ही नहीं तो रिएक्ट होगा ही नहीं, बस एकदम पास आने के बाद थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स, VW वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, तो इनके बीच में अगर हमें निकालना है वैन डर वाल्स रेडियस, तो DHE डिवाइडेड बाय 2 गिव्स आउट वैन डर वाल्स रेडियस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, है ना। इजी चल रहा है ना अभी तक। तो नोबल गैसेस के बीच में हमेशा वैन डर वाल्स रेडियस होता है, ध्यान में आया। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि वैन डर वाल्स रेडियस बड़ा होता है या कोवेलेंट रेडियस बड़ा होता है, सोच के जवाब दो एक बार। वैन डर वाल्स रेडियस बड़ा होता है या कोवेलेंट रेडियस बड़ा होता है? सोचो। इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में आपको एक ऐसा एलिमेंट देगा, JEE में, नीट में आपको एक ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें वैन डर वाल्स फोर्स होगा, एक ऐसा एलिमेंट देगा जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, एक ऐसा एलिमेंट देगा जिसमें मेटेलिक बॉन्ड होगा, और आपसे पूछेगा बताओ किसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है। अब आप सोचते रह जाओगे, बोलोगे ये तो एक ग्रुप से है ही नहीं, ये तो एक पीरियड से भी नहीं है, इनके बीच में तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं दिख रहा है। जोर डालो दिमाग पे, एक समय में आपने कुछ पढ़ा था। तो याद रखो हमेशा वैन डर वाल्स रेडियस बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, बट इसमें तो पास भी नहीं आ पाते, उतना दूर ही रह जाते हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस बड़ी होती है, और ये तो ओवरलैप कर जाते हैं तो डिस्टेंस कम हो जाती है, तो इसीलिए वैन डर वाल्स रेडियस हमेशा बड़ा होता है कोवेलेंट रेडियस से। कोवेलेंट रेडियस इज द स्मॉलेस्ट रेडियस, याद रखो। अब एग्जाम में आपको इसी के बेसिस पर और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक एटम B है, यहाँ पे एक एटम A है। अभी तक तो हम लोग H2 हीलियम देख रहे थे, अब इसमें पूछ लिया और आपको बोला कि कोवेलेंट रेडियस ऑफ B निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? सॉरी, वैन डर वाल्स रेडियस ऑफ B निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? सेम फॉर्मूला यूज करोगे, डिस्टेंस बिटवीन B एंड A डिवाइडेड बाय 2। वैन डर वाल्स रेडियस ऑफ A पूछ लिया तो सेम चीज आप करोगे, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B डिवाइडेड बाय 2। सेम चीज करनी है आपको, कंफ्यूज होना नहीं है, वरना सोचते रह जाओगे ये क्या बोल दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखते हैं मेटेलिक रेडियस। चलिए, तो मेटेलिक रेडियस क्या होता है? देखो, इसके लिए आपको पहले मेटल बॉन्ड मालूम रहना चाहिए, मेटेलिक बॉन्ड मालूम रहना चाहिए। देखो, जब 2 एलिमेंट्स होते हैं तो उनके बीच में या तो आयोनिक बॉन्ड बनता है या तो कोवेलेंट बॉन्ड, ये हम आज तक जानते थे, बट अभी हमने नए नए बॉन्ड्स के बारे में जाना है, केमिकल बॉन्डिंग में। बार बार क्यों नाम ले रहे हो, चलो छोड़ो। तो कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब शेयरिंग होती है। अब मेटल और नॉन मेटल जब कंबाइन होते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है, और जब 2 एलिमेंट सिमिलर टाइप के कंबाइन होते हैं, मतलब एक की वैलेंसी 4 है, दूसरे की भी वैलेंसी 4 है, वो कंबाइन होते हैं तो शेयरिंग हो जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। बट जब 2 मेटल कंबाइन होते हैं तब क्या होगा? सपोज आयरन है, अब आयरन कंबाइन होंगे तो क्या होगा? तो वहां पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ये सब बनेगा ही नहीं। तो वहां पे क्या बनता है? वहां पे बनता है मेटेलिक बॉन्ड। जैसे यहाँ पे एक फेरस का मॉलिक्यूल है, तो मेटल में जानते हो आप लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ पे भी एक फेरस का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी एक फेरस का एटम है, एटम, तो फेरस का यहाँ पे भी एक एटम है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन सबके पास है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करते रहेंगे, यहाँ से यहाँ, वहां से वहां, वहां से यहाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? चारों के न्यूक्लियस को पकड़ के रखेंगे, चारों के न्यूक्लियस को पकड़ के रखेंगे। तो इसीलिए मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स में होता है मेटेलिक बॉन्ड और मेटेलिक रेडियस। अब मेटेलिक रेडियस कैसे फाइंड करते हैं? सपोज यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल्स है फेरस के, सॉलिड स्टेट में आप लोग जानोगे मैं क्या कर रहा हूं,
ठीक है, मतलब ये सारे फेरस के मॉलिक्यूल्स है सपोज। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं, तो आप क्या करोगे, किन्हीं दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे। सपोज ये दो मेटल्स के बीच का डिस्टेंस है, एक मेटल M दूसरा मेटल M, तो डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल्स डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू मेटेलिक रेडियस। ठीक, मिल गया आपको आंसर। तो क्या करना है आपको, टेक डिस्टेंस ऑफ टू मेटल्स फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से आपको दो मेटल्स की डिस्टेंस लेनी है, और फिर एंड डिवाइड बाय 2 देन यू विल गेट योर एटॉमिक रेडियस। ठीक है, समझ में आया? आपको डिस्टेंस लेनी है दो मेटल्स के बीच के सेंटर की। क्या हम इनको ले सकते हैं? ले सकते हो। क्या हम इनको ले सकते हैं? ले सकते हो। इनको चलेगा। तो देखो, जो भी मेटेलिक बॉन्ड जब बनता है तो आप लोग जानते हो जो NaCl होता है, कहने को वो एक NaCl होता है, बट अगर नमक देखोगे तो हजारों NaCl प्रेजेंट रहते हैं, बहुत NaCl रहते हैं। सॉलिड स्टेट में आप जानोगे ये पूरा लैटिस होता है। लैटिस मतलब ढेर सारा स्ट्रक्चर, अनगिनत। ठीक है, NaCl भरे रहेंगे पूरे NaCl। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी कई सारे मेटल्स होते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपको मेटेलिक रेडियस निकालना है तो किन्हीं दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस लो और उसको डिवाइडेड बाय 2 करो, मेटेलिक रेडियस आपको मिल जाएगा। हाँ, तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या कोवेलेंट रेडियस सबसे बड़ा होता है, या फिर मेटेलिक रेडियस, या फिर वंडरवॉल रेडियस? जरा सोच के अरेंज करो तो। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो आयरन ओवरलैप नहीं करते हैं, तो मतलब कोवेलेंट से तो बड़े ही होंगे मेटेलिक रेडियस। वंडरवॉल रेडियस जो होता है वो एलिमेंट्स दूर रहते हैं, उसमें एटम्स जो है वो दूर दूर रहते हैं, तो वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा होता है। मेटेलिक रेडियस में करीब तो रहते हैं बट ओवरलैप नहीं करते हैं। कोवेलेंट रेडियस में तो ओवरलैप कर जाते हैं, ऐसा ओवरलैपिंग हो जाता है ना। तो कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा, फिर मेटेलिक रेडियस, फिर वंडरवॉल रेडियस। अब इसी के ऊपर आपको अगर क्वेश्चन आ गया कि Fe और CO2 और He, बताओ किसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है, या फिर बोल दिया अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि यार देखते हैं ये कहाँ आता है। फेरस तो अलग ग्रुप का है, हीलियम अलग ग्रुप का है, हीलियम का अलग पीरियड, फेरस का अलग पीरियड, CO2 तो एक मॉलिक्यूल आ गया, मतलब कंपाउंड आ गया। क्या करें अब इनका? तो आपको कंसेप्ट याद नहीं रहेगा तो ऐसा ही होगा। हीलियम जो है उसमें वंडरवॉल रेडियस बनेगा, तो हीलियम सबसे बड़ा। CO2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, फेरस मेटेलिक बॉन्ड बनाया है, तो हीलियम का सबसे ज्यादा, फिर मेटेलिक बॉन्ड मतलब मेटेलिक रेडियस, फिर कोवेलेंट रेडियस। समझ में आया कैसे किया मैंने? वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा, फिर मेटेलिक रेडियस, फिर कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो अब इतना सब करने के बाद अब हम चलते हैं सीधा एक्सेप्शंस पे। ठीक है, ट्रेंड देखते हैं एटॉमिक रेडियस का क्या है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। थोड़ी सी पुरानी बातों को याद कर लीजिए। वेरिएशन हम लोग दो तरीके से देखते थे, अक्रॉस अ पीरियड और डाउन द ग्रुप। कुछ लोग अलोंग द पीरियड भी बोलते हैं, चलेगा, और एक डाउन द ग्रुप। अक्रॉस अ पीरियड मतलब पीरियड को क्रॉस करते हुए, लेफ्ट से राइट जाते हुए। अब कुछ लोग राइट टू लेफ्ट भी याद कराते, कोई जरूरत नहीं है, लेफ्ट टू राइट याद करो। ठीक है, काहे इतना टेंशन लोगे? तो while going from left to right in modern periodic table, atomic radius decreases। अब इसका कारण भी अगर आपने 10वीं में अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको पता ही होगा, तो जाने दो क्या। अरे वाह, छुट्टी। अरे देखो, कारण बताता हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और फ्लोरीन। ठीक है, नियन जाने दो। ठीक है, तो इतनी की हम लोग बातें करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-1, इसका 2-2, 1s2 2s1 होता है ना। अरे थोड़ा पुराना देख लो, ये इजी होता है ना थोड़ा। 2-4, 2-5, 2-6, 2-7। भूल तो नहीं गए ना ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 2-8, 18, 18, 32, ध्यान रखना। चलो, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें लिथियम का एटम, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है क्योंकि ये एटॉमिक नंबर 3 है, और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी बात करें तो अंदर 4 प्रोटॉन है,
न्यूक्लियस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बीच में 5 प्रोटॉन है। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है और बाहर 4 हैं, इधर 3 इधर 4 हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, इधर 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 7 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो देखो होता क्या है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो 3 प्रोटॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचता है बट चार्ज बैलेंस रहता है। क्यों बैलेंस रहता है, क्योंकि बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है और अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो और ये 3 प्रोटॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन को खींचता है बट इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से नहीं खींच पाता। तो ये 3 प्रोटॉन है और इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन है। वैसे यहाँ पे 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 6 6 7 7, ऐसा ही है हर जगह पे, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचता है बट उतना ज्यादा खिंचाव यहाँ पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम है। यहाँ पे 4 प्रोटॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन भी है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचेंगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है, ये भी जानते हो आप। यहाँ पे 6 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भी खींचेंगे। और शेल्स कितने हैं, शेल्स तो 2 ही हैं। शेल्स कितने हैं भाई, शेल्स 2 ही हैं, तो इलेक्ट्रॉन भाग भी नहीं सकता। जैसे मतलब यहाँ पे लिथियम का कैसा है कि यहाँ पे 3 प्रोटॉन है और आखिरी वाला शेल जो है उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फ्री है। क्यों फ्री है, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे इसका अट्रैक्शन का पावर पूरा जा रहा है, उस पे भी जा रहा है बट उतना नहीं जा रहा है। बट इधर क्या है, इधर शेल्स नहीं बढ़े बट इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, शेल्स नहीं बढ़े बट इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और साथ ही में प्रोटॉन भी बढ़ गए। तो अभी 4 प्रोटॉन हो गए, 4 प्रोटॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। यहाँ पे 5 लोग खींचेंगे, यहाँ पे 6 लोग, यहाँ पे 7 लोग। शेल्स बढ़ नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उस अट्रैक्शन के कारण यहाँ से यहाँ जाते समय एटॉमिक रेडियस घटता है। इसको रेड पेन से लिखना या ब्लैक पेन से लिखना, ब्लू पेन से लिख दिए हो तो ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना या फिर स्केल लेके ऐसा बॉक्स में डाल देना, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए। अक्रॉस अ पीरियड को जैसे जैसे आप लोग क्रॉस करोगे एटॉमिक रेडियस घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि पीरियड को क्रॉस करते करते शेल्स नहीं बढ़ते, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते, और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो उनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ते जाता है। किनके बीच का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का। तो अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो साइज होगा, रेडियस होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एटॉमिक रेडियस घटता जाएगा अक्रॉस अ पीरियड। चलो आगे बढ़ते हैं और डाउन द ग्रुप देखते हैं। चलिए अब देखते हैं डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप तो ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। ग्रुप में जैसे जैसे आप लोग नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, मतलब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। जैसे हम बात करें पहले ग्रुप की, तो हलीना के आरबीसीज फरार, भागने दो फिर, तुम्हें क्या दिक्कत है। चलो इतना ही लेते हैं। नीचे जाते समय हाइड्रोजन में 1, लिथियम में 2, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4 और सीजियम में 5। तो शेल्स तो नीचे जाते जाते बढ़ते जा रहे हैं बट आउटर मोस्ट शेल में सबके 1 ही इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो। अब ग्रुप 2 में जाओगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है बट शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रोटॉन कितना भी अट्रैक्ट करे बट शेल्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वो कितना भी अट्रैक्ट कर ले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, क्योंकि यहाँ पे शेल्स ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पे शेल्स सेम ही थे। तो जैसे जैसे प्रोटॉन आते गए वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ते गया। तो वहाँ पे कैसा था, इलेक्ट्रॉन आते गए, प्रोटॉन भी बढ़ते गया, तो उनके बीच का चार्ज बढ़ते गया। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन भी तो आते गए, हाँ आते गए, लेकिन प्रोटॉन एक ही जगह पर था, प्रोटॉन एकदम बीच में था, चारों प्रोटॉन एक ही जगह पर थे। इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड थे, यहाँ पे 2 थे, सॉरी यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 थे, तो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड थे बट पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पर था। और आप जानते हो अगर पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पर हो तो उसकी पावर ज्यादा होती है, हमने देखा था फजान्स रूल में, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पर है तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करता है, समझ रहे हो। बट यहाँ पर शेल्स ही बढ़ते जा रहे हैं, तो जब शेल्स ही बढ़ते जा रहे हैं तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते तो कुछ हम लोग पूछ सकते थे। तो व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, अच्छे से इसको लिख लो, हाईलाइट कर लो, शॉर्टकट में मत लिखना, मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ, आप मत यूज करना, वरना बाद में सोचते रह जाओगे AR क्या है, ARMO नहीं यार एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। चलो तो ये हल्के फुल्के कंसेप्ट थे। अब हम लोग एक्सेप्शंस को देखते हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सेप्शंस।
तो आपने लास्ट ईयर सुना होगा कि आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा था कि एलिमेंट विथ स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो मैंने बताया कि आप ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाओगे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, पीरियड में जैसे जैसे आगे जाओगे एटॉमिक रेडियस घटेगा, ऐसा बताया था मैंने। हाँ, ऐसे ही बताया था। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का सबसे कम रहना चाहिए, है ना। तो आपने लास्ट ईयर हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में एक बार सोचा होगा कि यार हाइड्रोजन तो सबसे छोटा एटम है, तो इसका तो एटॉमिक रेडियस सबसे कम रहना चाहिए, फिर आखिर हीलियम का कम कैसे हुआ। तो आपने इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा होगा कि हाइड्रोजन में भाई लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, सही भी है। इसीलिए हीलियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। और ये भी याद कर लो, हीलियम हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो आपने ये चीज़ तो सुनी लास्ट ईयर, बट आपने एक चीज़ नहीं सुनी। क्या नहीं सुना? ये कारण था ही नहीं। सही है, ये भी रीज़न सही है, बट ओरिजिनल रीज़न इज वंडर वाल फोर्स। फोर्स बोलो या रेडियस बोलो, क्योंकि एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है। हाइड्रोजन बनाएंगे कोवेलेंट रेडियस, बट हीलियम बनाएंगे। तो हाइड्रोजन बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, बट हीलियम बनाएंगे वंडर वॉल फोर्स, मतलब वंडर वॉल रेडियस उनके बीच में होगा। तो आपने पहले ही देखा है कि वंडर वॉल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। तो इसका मतलब हीलियम में वंडर वॉल रेडियस है, तो इसीलिए हीलियम का एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। बाकी आपको अभी भी अगर वो डेफिनेशन ज़्यादा बेटर लगता है तो उससे याद करो, बात वही है। बट आगे बात वैसी नहीं रह जाएगी। फिर से एग्जांपल लेते हैं लिथियम वाला। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। मैंने नियन को इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि एक्सेप्शन आता है। अब आप बोलोगे आगे जाते जाते एटॉमिक रेडियस घटता है, सही बात है। तो इसका मतलब लिथियम का सबसे ज़्यादा, फिर बेरिलियम का, फिर बोरॉन का, फिर कार्बन का, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसा सोचोगे आप। बट ऐसा गलत है। क्यों? क्योंकि नियन भी एक नोबल गैस है, नियन भी एक इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट गैस है। तो नियन के बीच में भी होगा वंडरवॉल फोर्स। तो जब नियन के बीच में वंडरवॉल फोर्स होगा तो इनके बीच में बनेगा वंडरवॉल रेडियस, और वंडरवॉल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। आयोनिक रेडियस सबसे बड़ा होता है ये। तो इसका मतलब नियन उठ के सबसे आगे आ जाएगा, मतलब नियन यहाँ पे आ जाएगा, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये ऑर्डर अब सही है। समझ में आया? हमें लगा था कि लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, नियन का सबसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। बट यहां पे क्या हुआ, यहां पे नियन में, अब देखो यहां पे ये वाली थ्योरी काम नहीं करेगी, यहां पे ये वाली थ्योरी काम नहीं करेगी, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से फिर नियन का सबसे छोटा होना ही चाहिए था। यहां पे थ्योरी काम करेगी वंडरवॉल रेडियस वाली। नियन के बीच में होता है वंडरवॉल रेडियस, इसीलिए नियन का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा, फिर बाकी जो ऑर्डर था उसी को कंटिन्यू कर दो। चलो, अब दूसरा भी ऐसा ही है, तीसरा भी ऐसे ही है। नियन के बाद आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, सब में आप लोग ऐसा ही लगाते जाओ। आर्गन का भी बता देता हूँ। क्या था? ओके, NaMgAl, सल्फर, ठीक है। तो ये आई सिलिकॉन। हाँ, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपको? यहाँ पे आर्गन भी आएगा क्लोरीन के बाद। तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा सोडियम का सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। बट ये गलत है। सही क्या है? आर्गन उठ के यहाँ पे चलाएगा। क्यों चलाएगा? रीज़न आप जानते हो, वंडरवॉल रेडियस। किधर गया? वंडरवॉल रेडियस, रीजन सेम है। वंडरवॉल रेडियस की वजह से आर्गन का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो सबसे बड़ा होगा और बाकी सब पीछे होंगे। यही होगा करेक्ट ऑर्डर। अभी क्रिप्टन का दे दे तो क्रिप्टन को सबसे आगे कर दो, बाकी सबको पीछे कर दो। तो एग्जाम में आपको कोई भी एक उठा के दे देगा और पूछ लेगा। ठीक है, समझ में आया क्या रीजन था? हाइड्रोजन, हीलियम का, नियन का और आर्गन का, वैसे ही सबका रीजन है। चलो, ये पहला एक्सेप्शन। चलिए, अगला एक्सेप्शन आता है डी ब्लॉक में। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है और यहीं से क्वेश्चन में भी आएंगे। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद करो थोड़ा। शाइला की जरीना है फ्रेंड, फिर क्रमोव, यहाँ पे आएगा मंटी, यहाँ पे आएगा फेरस। फेरस रू को सचिन कंट्रोल कर, नहीं पढ़ा जाता क्यों, आज आऊँ जीनत। ओके, तो ये हो गया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, इसको याद करना है तो ऐसे भी याद कर सकते हो। मतलब कुछ ट्रिक्स होती हैं कि स्कूल में टीवी
कार में, स्कूल में टीवी कार में, ऐसा कुछ ट्रिक था। तो थोड़ा सा याद कर लो, आपको याद आ जाएगा, मतलब बनाने की कोशिश करो, बन जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं लिखता हूँ। तो यहाँ से हम लोग ऐसा ऐसा जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि इसका एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा, फिर इसका, 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 क्योंकि ये लॉन्गर पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा रहना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ओहो, ये कैसे हो गया? एक्चुअल ऑर्डर में क्या होता है देखो। अच्छा, मुझे ज़रा एटॉमिक नंबर बताओ सबका। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका होता है 22, इसका होता है 23, इसका होता है 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अच्छा, जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आपको थोड़ा भी याद आ रहा हो तो स्कैंडियम का लास्ट में आता है 3D1, मतलब ये तो रटा हुआ है। इसमें आता है 3D2, इसमें आता है 3D3, इसमें आता है 3D5, फिर इसमें भी आता है D5। 4 आना चाहिए ना यहाँ पे। हाँ यार, क्रोमियम एक्सेप्शन था ना, एस वाला उठ के डी में चला गया था, भूल गए, तो इसीलिए D5। ये आएगा D6, D7, D8, D10, D10। 9 कहाँ गया? अरे जैसे 4 गायब हो गया वैसे 9 गायब हो गया। कैसे? अरे कॉपर भी एक्सेप्शन था, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला गया था, कॉपर क्रोमियम। याद है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत काम आएगा यहाँ पे। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही कहा था कि ये चैप्टर ढंग से हो गया तो पीरियोडिक टेबल हलवा लगेगा। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एटॉमिक रेडियस घटेगा, ये बात ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, यहाँ पे सबका एटॉमिक रेडियस इक्वल रहेगा, मतलब यहाँ पे घटेगा, फिर इनका एटॉमिक रेडियस इक्वल रहेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सबका एटॉमिक रेडियस बढ़ने लगेगा। क्या जादू है, वाह, ये ऐसा हो जाएगा। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा बताएंगे, फिलहाल ये समझो कि आखिर ये होता क्यों है। देखो, अगर हम लोग डी सबशेल की बात करें तो यहाँ पे कहानी नॉर्मल थी। डी में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, तो कंडीशन एकदम ठीक चल रही थी। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए तो पहली बात तो दोनों का 3D5 हो गया, तो दोनों इक्वल हो गए। अब रही बात फेरस की, फेरस क्यों इक्वल हो गया? क्योंकि जब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स भर गए फेरस के, तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बताया था, ये डी ब्लॉक का मतलब डी सबशेल का 10 इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकता है और 5 फिल करने के स्पेसेस होते हैं, हर एक स्पेस में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इलेक्ट्रॉन में चालू हो गया रिपल्शन। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटॉन से जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था, रिपल्शन था ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर दूर थे, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही रहा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज था। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगा, पहले दोनों का सेम था, फिर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज तो था ही, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी आ गया, न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे दोनों बैलेंस कर रहे एक दूसरे को, इसीलिए यहाँ पे इक्वल रहता है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखो बहुत ज़्यादा हो गए, यहाँ पे डी में 5 आ गए, मतलब 7 आ गए। डायरेक्ट मैं ये बनाता हूँ, देखो 10 आ गए यहाँ पे, कि 7 वाला बना दो, चलो 7 वाला। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इनके बीच में देखो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, मतलब इनके बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो गया। न्यूक्लियर चार्ज तो अभी भी उतना ही होगा, बट रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहेंगे, भागना चाहेंगे, और उसी भागने के चक्कर में वो एटॉमिक रेडियस बढ़ा देंगे। समझ रहे हो? मतलब जैसे यहाँ पे एटम है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है 3D5 में। ठीक है, फिलहाल हम लोग 8 ही बनाते हैं क्योंकि इसमें तो 8 ही रहता है, 4 4 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन आपस में भी तो रिपल होंगे। ये चीज़ सोची कभी आपने कि जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचता है वो सही है, बट इलेक्ट्रॉन भी तो आपस में रिपल होंगे, ये भी चीज़ तो सही है। अब बोलोगे प्रोटॉन भी रिपल होंगे। ज़्यादा सोच रहे हो, वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, ठीक है, उनके बीच में रिपल्शन नहीं होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 7 8 9 10, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, तो जितने ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा वो रिपल करेंगे और उतना ही बड़ा वो कर देंगे एटम को। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको भगाएगा तो ये ऐसा भागेगा और एटॉमिक रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देगा, तो ये बाद में ऐसा भागेंगे कि एटॉमिक रेडियस बढ़ता 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 कुछ ऐसा हो जाएगा।
सर्कुलर ही रहेगा, जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। गड़बड़ी, मतलब इन लोग इलेक्ट्रॉन ऐसा भागेंगे कि एटॉमिक रेडियस बढ़ा कर रख देंगे। अब जैसे मैंने आपको धक्का दिया, हम लोग एक ही रूम में हैं, बट है ऐसा कि वो जो रूम है वो आपके ही जितना पावरफुल है। अब मैंने धक्का दूँ तो आप गिर जाओगे और रूम भी गिर जाएगा। तो मैं अगर आपको धक्का दूँ तो आप क्या करोगे, रूम के साथ पीछे चले जाओगे और जगह बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में जब रिपल्शन होता है तो वो एटम के शेल्स को बड़ा कर देते हैं, और जब यहाँ पे ये शेल्स हैं ये जब बड़े हो जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा रिपल्शन और उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस। इसीलिए जिंक का सबसे ज़्यादा, फिर कॉपर का, फिर निकल का, फिर कोबाल्ट का। यहाँ पे तीनों का लगभग सेम था, पहले ये दोनों का तो सेम था। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, बट एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी उतना ही था, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया। फिर यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा बट रिपल्शन बहुत तेज़ी से बढ़ गया, तो इसीलिए यहाँ पे एटॉमिक रेडियस बढ़ने लगा। ये मोह माया पूरी समझ में आई। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि मुझे बताओ टाइटेनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, इन चारों का एटॉमिक रेडियस का असेंडिंग ऑर्डर लगा के मुझे दो, तो अब आप थोड़ा सा सोचोगे कि टाइटेनियम बड़ा है बट कोबाल्ट भी तो बड़ा है, निकल भी तो बड़ा है, तो निकल और टाइटेनियम में कौन बड़ा है। तो ये कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैं इसका असली ऑर्डर आपको लिख के देता हूँ। तो इसका असली ऑर्डर है, स्कूटी पे जानवी, कार में फेरस, कुको नहीं बैठाए। कुको कौन है? कुको एक इंसान है जिसको कार में नहीं बैठाए। स्कूटी पर जानवी थी, कार में फेरस था, बट कुको को नहीं बैठाए। ठीक, चल। तो असली ऑर्डर है स्कैंडियम का सबसे ज़्यादा, फिर टाइटेनियम का, फिर जिंक का, फिर वेनेडियम का, फिर क्रोमियम का। क्रोमियम इक्वल टू मैग्नीशियम इक्वल टू फेरस इक्वल टू कॉपर ग्रेटर देन कोबाल्ट ग्रेटर देन निकल। ये इसका असली ऑर्डर है। रेड पेन से लिख लो, ब्लैक पेन से मार्क कर लो, नीचे इसकी ट्रिक भी लिख लो। स्कूटी पे जानवी, स्कूटी में जानवी, कार में फेरस और कुको नहीं बैठाए। अब जैसा मैंने आपसे सवाल पूछा था, टाइटेनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, इसका सही आंसर क्या होगा? टाइटेनियम सबसे ज़्यादा, फिर क्रोमियम, फिर कोबाल्ट, फिर निकल। ठीक, ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब आप पीवाईक्यू बुक उठा के देखोगे तो इसी के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अच्छे से मार्क कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से मार्क करके इसको लिख लो, याद कर लो, लिखो मत, सिर्फ याद कर लो। ठीक है, मतलब सिर्फ लिखो मत, याद कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला एक्सेप्शन देखते हैं जो कि डी ब्लॉक में ही है। चलिए अगला एक्सेप्शन देखते हैं जो कि डी ब्लॉक में ही आता है। तो सेम एलिमेंट्स, शाइला, चाइला, टी, जरा, हाफ, हाँ ये भी अच्छा है, टी, जरा, हाफ, चाय, आधी लाना, है ना, शाइला, चाइला, सही बात है यार। और यहाँ पे क्या था, वो नहीं तो इसके भी ठीक है, वो नवाब थे या फिर वो नवाब था, ये भी सही है। हाँ, तो अच्छा एक चीज़ आप लोग जानते हो, लेंथेनियम के आगे पूरी लेंथेनाइट सीरीज शुरू हो जाती है। इसके आगे पूरी लेंथेनाइट सीरीज शुरू हो जाती है और इसके वजह से इसके आगे के एलिमेंट्स गायब रहते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 57 से 71 वाले, फिर 83 से 109 वाले। खैर उसको छोड़ो, लेंथेनाइट सीरीज 57 से 71 एलिमेंट्स इसके आगे के गायब होते हैं, फिर सीधा टाइटेनियम पे आ जाते हैं 72 पे। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस का क्या पैटर्न रहता है डाउन द ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तो ठीक रहता है, शाइला का कम, ठीक, ये इसका ठीक है। तो यहाँ पे स्कैंडियम, फिर इट्रियम, फिर लेंथेनियम। तो यहाँ पे क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस जो पैटर्न रहता है नॉर्मली कि डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, वो यहाँ पे सही होता है। बट लेंथेनाइट सीरीज आने के बाद टाइटेनियम में वो चीज़ गड़बड़ हो जाती है। टाइटेनियम का कम, जर्कोनियम का ज़्यादा, इक्वल टू HF, ऐसा हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ भी होती है, वेनेडियम का, फिर नोबियम का, फिर इक्वल टू टेंटेलम, ऐसा। अब ये ऐसा क्यों हुआ? यहाँ तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, फिर आई लेंथेनाइट सीरीज और सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है लेंथेनाइट सीरीज में, और उसी गड़बड़ को पढ़ने के लिए हम लोग वो पढ़ेंगे जो मैंने शुरू में बोला था कि एटॉमिक रेडियस के साथ आज हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम था स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। तो अब हम लोग पढ़ते हैं शील्डिंग इफेक्ट आखिर होता क्या है। चलिए, तो शील्डिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्ट्रैक्ट होने से या फिर अट्रैक्ट होने से शील्ड करना। जैसे हम लोग एक एटम ले लें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन
यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव चार्ज तीनों पे लगेगा, बट तीनों इलेक्ट्रॉन में से ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगा। क्यों? क्योंकि जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा। आपने 3 सबशेल्स का नाम सुना है, एक होता है एस सबशेल, एक होता है पी सबशेल, एक होता है डी सबशेल और एक होता है एफ सबशेल। फिर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों लगाया? क्योंकि ये ऑर्डर दिखाता है शील्डिंग इफेक्ट का। जो एस सबशेल होता है उसका शेप कुछ ऐसा होता है, पी सबशेल का शेप कुछ ऐसा होता है, डी सबशेल का शेप कुछ ऐसा होता है, एफ सबशेल तो डबल फोल्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसा मतलब अलग अलग ऐसे भटका रहता है वो। अच्छा ड्राइंग है, कैसा भी बना दो, अमीबा की तरह होता है एफ सबशेल, तो भटका हुआ रहता है। तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है एस सबशेल का। अगर मैं यहाँ पे पूरा एस सबशेल लगा दूँ तो वो एस सबशेल पूरा न्यूक्लियस को घेर लेगा, और जब वो पूरा एस सबशेल न्यूक्लियर को घेर लेगा तो उसके बाद न्यूक्लियस का चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे उतना ज़्यादा नहीं जाएगा। पी सबशेल को लगा दो तो वो भी घेर लेगा बट एस से कम, डी को लगा दो वो भी घेर लेगा बट पी से कम, एस से कम, दोनों से कम। बट अगर एफ को लगा दूं तो एफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो वो उतना नहीं घेर पाएगा। एस सबशेल क्या है, पूरा उसके ऊपर ही चिपक जाएगा। जैसे कोई मोटा बंदा है और एक पतला बंदा है, तो मोटा बंदा अगर उसको घेर लिया तो पब्लिक मार ही नहीं पाएगी, मोटे को पड़ेगी बट पतले वाले को कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, डिस्क्लेमर। और अगर सपोज यहाँ पे एक पतला आदमी है जैसे पी, वो भी घेर लेगा अगर किसी को तो उसको भी लगेगी बट थोड़ा सा कम लगेगा उसको जिसको वो घेरा रहेगा। फिर ये डी वाला डबल फोल्ड स्ट्रक्चर है, मतलब 2 लोग घेर लें बट साइड से फिर भी पड़ जाएगी। बट एफ जो होता है वो स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, मतलब फैला हुआ रहता है, मतलब आपका कोई मुंह पकड़ ले, कोई पीछे से हाथ पकड़ ले, कोई पैर पकड़ ले, मतलब ऐसा दूर दूर से सब पकड़ लें बट फिर भी पब्लिक आपको मार ही देगी। तो इसीलिए एफ सबशेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी स्कैटर्ड होता है, ऐसा दूर दूर फैला रहता है, तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्शन को रोक नहीं पाता है, इसीलिए इसका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, सबसे कम एफ का होता है। तो लैंथेनाइड सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एफ सबशेल्स आ जाते हैं। तो टाइटेनियम में नहीं था, जर्कोनियम में नहीं था, बट HF हॉफनियम में आ गया ये चीज़। तो हफनियम में आने के बाद यहाँ पे शुरू हुआ शील्डिंग इफेक्ट, और इस शील्डिंग इफेक्ट को लैंथेनाइड सीरीज में जो शील्डिंग इफेक्ट होती है इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि अगर आप लोग देखो तो शुरू में भी नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हुआ है, जर्कोनियम का ज़्यादा, टाइटेनियम का कम, वाई का ज़्यादा, SC का कम, बट बाद में ये HF के इक्वल आ गया, हैफनियम के इक्वल आ गया, क्योंकि हैफनियम का एटॉमिक नंबर है 72, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो उसमें F भी आएगा। तो F सबशेल आने के वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, उसको वो ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाता ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को वो खींच लेगा, और खींच लेगा तो एटॉमिक रेडियस घट जाएगा। तो इसलिए नीचे जाते जाते एटॉमिक रेडियस बढ़ा नहीं, घट गया, किसके बराबर आ गया, जर्कोनियम के, तो इसलिए इन दोनों का बराबर। सेम केस यहाँ पे हुआ नोबियम और टेंटलम के साथ। यहाँ पे क्या हुआ, जो TA था और जो NB था, इन दोनों का जो एटॉमिक रेडियस था वो इक्वल हो गया, नीचे जाते जाते बढ़ना चाहिए था, बट क्योंकि यहाँ पे F सबशेल आ गया तो शील्डिंग इफेक्ट हो गई, या स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन दोनों का जो साइज था वो सेम हो गया। वेनेडियम का तो ज़्यादा रहेगा ही। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये शील्डिंग इफेक्ट समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। शील्डिंग इफेक्ट मतलब न्यूक्लियस को शील्ड करना या फिर स्क्रीन की तरह प्रोटेक्ट करना इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे आपकी मोबाइल की स्क्रीन आपके डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब स्क्रीन की तरह इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज से प्रोटेक्ट करना। तो जो एस सबशेल होता है वो स्फीयर की तरह होता है, तो वो पूरे न्यूक्लियस को घेर लेता है, पूरे न्यूक्लियस को शील्ड कर लेता है। अब न्यूक्लियस कितना भी चार्ज भेजे ये जाने ही नहीं देगा ज़्यादा। अब पी सबशेल भी ऐसा ही करता है बट इससे कम, डी सबशेल भी इससे कम, एफ सबशेल करता है बट बहुत पुअर, मतलब बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ का। और इसी पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्यों होता है, शेप की वजह से। इसका शेप काफ़ी स्कैटर्ड रहता है, इसकी वजह से ये शील्ड नहीं कर पाता, और ये शील्ड नहीं कर पाता इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा हो जाता है तो इसका एटॉमिक रेडियस इक्वल आ जाता है। तो ये एक्सेप्शन आप लोग अच्छे से याद रखना, रखोगे याद? चलो भरोसा करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब ये था स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट को कुछ लोग 1 घंटा पढ़ाते हैं, डीप में पढ़ाते रहेंगे, बट आपको जानना इतना ही था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आयोनिक रेडियस। काफ़ी बातें हमने कर ली,
पहले कोवेलेंट रेडियस देखा। कोवेलेंट रेडियस में 3 केसेस देखे हमने। सबसे पहला केस जब एटम सेम हो तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालो, डिवाइड बाय 2 कर दो। और दूसरा केस हमने देखा जब एटम्स डिफरेंट हो तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालो, डिवाइड मत करो। फिर उसमें हमने 2 केस देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। सेम हो तो चलेगा, डिफरेंट हो तो उसमें अलग फॉर्मूला लगता है, Ra + Rb - 0.9 Za - Zb। ठीक, अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी b से ज़्यादा है तो। फिर हमने अगला देखा हमने वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस मॉलिक्यूल्स के बीच में आता है जो बॉन्ड नहीं बनाते उनके बीच में आता है वंडरवॉल रेडियस। इसका एग्जांपल देखा हमने नोबल गैसेस। ठीक, फिर हमने देखा मेटेलिक रेडियस। मेटल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, है ना, मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस में हमने एग्जांपल देखा फेरस का। फिर हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने देखा कि मेटेलिक रेडियस जो होता है वो कोवेलेंट रेडियस से बड़ा और वंडरवॉल रेडियस से छोटा होता है। फिर हमने बहुत सारे एक्सेप्शन देखे। सबसे पहला एक्सेप्शन हमने हाइड्रोजन और हीलियम का देखा। फिर हमने नियन, आर्गन और क्रिप्टन वगैरह का देख लिया। फिर अगला एक्सेप्शन हमने डी ब्लॉक में देखा। डी ब्लॉक में ही 2 एक्सेप्शन देखे हमने। एक लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन वाला जिसमें हमने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा, और उसके पहले हमने स्कूटी वाला एक्सेप्शन देखा था। ठीक है, तो अच्छे से उनको याद रख लेना, आज ही पूरा रिवाइज कर लेना। एक थ्योरी होती है कि अगर आप आज ही पढ़ते हो और आज ही पढ़ते टाइम नोट्स बनाते हो तो उस नोट्स को अगर आप 5 दिन के अंदर रिवाइज कर लेते हो तो वो आपको 50% याद रह जाती है। तो ऐसा मत करना कि आज मैंने नोट्स बना लिया फिर इसको मैं रिवाइज ही ना करूं, क्योंकि आपके पास ना कॉलेज का प्रेशर है अभी ना कुछ और। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। कॉलेज शुरू भी होंगे तो ऑनलाइन शुरू होंगे और मुझे पता है आप ऑनलाइन में कितना पढ़ते हो। सो अवॉइड दैट, नोट्स रिवाइज करो जब तक ऑफलाइन ना चालू हो, जब तक वर्कलोड ना बढ़ जाए तब तक इस टाइम को पूरा यूटिलाइज करो, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप कुछ कर सको। मैं टाइम निकालता हूँ वीडियो बनाने के लिए, मैं जानता हूँ कैसे टाइम निकालता हूँ। ठीक है, तो आपको आगे चल के कोई टाइम नहीं मिलेगा कुछ रिवीजन करने का। आप बस सिलेबस भगाते जाएंगे, आप भी भागते जाओगे उनके साथ। तो बेटर है कि अभी से कम 11th अपना स्ट्रॉन्ग कर लो कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से। अगर सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन करना है तो 11th बर्बाद भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोर्ड में सिर्फ 12th का आएगा और वो 12th में 12th का सब पढ़ते हैं। किसी का 12th बर्बाद नहीं जाता, 11th ही बर्बाद जाता है सबका, जिसका जाता है उसका। आयोनिक रेडियस, देखो जब भी मेटल्स आयंस के फॉर्म में होते हैं, देखो सपोज यहाँ पे मेटल M है, इससे एक इलेक्ट्रॉन मैंने लूज करवा दिया तो ये M+ बन गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। सपोज यहाँ पे एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बन जाएगा N-, है ना, और दोनों के बीच में बन जाएगा आयोनिक बॉन्ड। बट यहाँ पे हमें वैसा फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं देखना है, यहाँ पे हमें बस एक चीज देखनी है कि एनायन का एटॉमिक रेडियस इज ग्रेटर देन एटम का एटॉमिक रेडियस इज ग्रेटर देन कैटायन का एटॉमिक रेडियस। बस ये चीज अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ये चीज याद कर लिए तो आपको आयोनिक रेडियस का सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, एनायन बनना मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेना, कैटायन बनना मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे देना। तो कैटायन का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो छोटा होता है। अगर कोई न्यूट्रल है मतलब ऐसे ही मेटल रखा हुआ है तो वो एटम, नॉर्मल बात, और एनायन मतलब उसका ज़्यादा होता है। कैसे, देखो सपोज यहाँ पे एक प्रोटॉन है, मतलब जैसे हम सोडियम का एग्जांपल ले लेते, सोडियम क्लोराइड का NaCl का, तो Na की बात करें तो 11 रहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये बन जाता है Na+ एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बन जाता है Cl-। ठीक है, वैसे ये नॉर्मल केस नहीं होता है, इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ता है। खैर देखेंगे इस ब्लॉक में भी हम लोग NaCl का फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो NaCl के लिए इसने Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहाँ पे प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही रहेंगे, बट इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे बट इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे। तो अब तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, अब तो इनका चार्ज और ज्यादा रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन पे जो इनका जोर लग रहा था वो इलेक्ट्रॉन भाग गया, अब उसका जो फोर्स लग रहा था वो ये 10 इलेक्ट्रॉन पे लगाएंगे। तो 11 प्रोटॉन वर्सेस 10 इलेक्ट्रॉन, कौन जीतेगा? दोनों का चार्ज बराबर, ऑब्वियस ही बात है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन अब इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इसीलिए कैटायन का एटॉमिक रेडियस सबसे कम होता है। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम है वो, तो इनमें कुछ नहीं होता है मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, बट एटम का कैटायन से तो ज्यादा ही होगा। अब एनायन में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्लोरीन ले लो, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन अब हो गए। बताओ 17 प्रोटॉन वर्सेज 18 इलेक्ट्रॉन, कौन जीतेगा? इलेक्ट्रॉन जीतेगा। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्शन तो होता है, बट यहाँ पे 17 प्रोटॉन, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इनका जो साइज है वो उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, इसीलिए एनायन का सबसे ज्यादा, फिर एटम का, फिर कैटायन का। आई होप आपको क्लियर हो गया।
कैटायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब अगर वहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन तो उतना ही है, अभी इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन का जोर और ज्यादा लगेगा, इसलिए कैटायन का सबसे कम। एटम मतलब न्यूट्रल चीज, वैसा ही वैसा एनायन की बात करें तो एनायन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो प्रोटॉन तो अभी भी उतना ही है, बट इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो अभी ये फोर्स और लगाना चाहेंगे, बट और फोर्स तो लगा नहीं पाएंगे, फोर्स तो उतना ही लगाएंगे, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो उनकी पावर ज़्यादा हो गई, और उनकी पावर ज़्यादा हो गई तो इसलिए इनका रेडियस बढ़ गया। तो एनायन का एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा, फिर एटम का, फिर कैटायन का। अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ H+ H और H- को अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, ऑर्डर एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर में इनको अरेंज करो, और Cr2+ Cr3+ इनको भी अरेंज करो। वैसे आप कंसेप्ट से सब कुछ समझ गए हो तो कर दो अरेंज, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो एनायन का सबसे ज़्यादा, फिर एटम का, फिर कैटायन का हो गया। पॉजिटिव चार्ज जिसका ज़्यादा उसका एटॉमिक रेडियस कम। अब ये कैसे हो गया? अरे भाई साहब यहाँ पे 3+ है, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अच्छा, क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पता नहीं, मुझे अच्छे से याद नहीं है। अच्छा ठीक है, प्रूफ कर देता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, हाँ इतने ही होते। तो 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब 21 इलेक्ट्रॉन बचे, और यहाँ पे 24 प्रोटॉन ही हैं। तो 24 प्रोटॉन वर्सेज 21 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ज़्यादा भारी पड़ेंगे, बट यहाँ पे इसने अपना एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है, मतलब इधर 22 इलेक्ट्रॉन है और 24 प्रोटॉन है। तो इधर भी फाइट होगी, बट ये वाला जीत जाएगा क्योंकि इधर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इससे, तो इसलिए क्रोमियम 2+ का ज़्यादा होगा। याद रखो। तो ये कन्फ्यूज़न खत्म करने के लिए आप लोग लिख लो कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम एटॉमिक रेडियस होगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन और लूज किया, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। तो लिख लो हिंदी में, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, या फिर इंग्लिश में अपने शब्दों में लिख लो, उतना ज़्यादा उतना कम एटॉमिक रेडियस, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस। क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब और इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, प्रोटॉन तो उतने ही रह जाएंगे, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए वो जीत जाएंगे, तो एटॉमिक रेडियस उनका ज़्यादा रहेगा। बट पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब उसने और इलेक्ट्रॉन लूज किए, और जितने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना एटॉमिक रेडियस उसका घटता जाएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस। तो ये थोड़ी सी लॉजिकल बातें होती है, इवन पढ़ाते समय भी कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, तो इसलिए आप तो पढ़ रहे हो अभी, तो पढ़ते समय भी इसको ध्यान रखो। ठीक है, तो टीचर्स भी कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं कभी कभी, मतलब कि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहने पे क्या कम एटॉमिक रेडियस होगा या ज़्यादा होगा। तो इसीलिए लॉजिकली सोचा करो, ऐसा एग्जाम्पल से सोचोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे आप। तो इसको लिख लो और 2-3 बार रिवाइज कर लो ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट केस देख लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में कैसा होता है एटॉमिक रेडियस। चलिए अब लास्ट केस देख लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी वाला। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी क्या होती हैं? जिनका इलेक्ट्रॉन सेम होता है, मतलब जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब ये भी मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया था, कितनी बार मैं नाम ले चुका हूँगा ये चैप्टर का, इससे आप लोग समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अब कुछ लोग मतलब उसको बिना पढ़ाए सीधा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चालू कर देते हैं, फिर बोलते रहते हैं कि ये चीज़ आप उसमें पढ़ेंगे, ये चीज़ आप उसमें पढ़ेंगे। पहले पढ़ा दो ना, क्या दिक्कत है। चलो सो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे Na+ N3- O2- और Mg2+। जरा इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो। सोडियम में 11 होते हैं, एक लूज कर दिया मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 3 और ऐड कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 और ऐड कर दिया 10 इलेक्ट्रॉन। 12 होते हैं, 2 लूज कर दिया 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हैं। ऐसा नीट में सीधा क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है। 2 का पेयर दिया था, तो बस आपको यही निकालना था कि किसके इलेक्ट्रॉन सेम है। सोचो इतना हलवा क्वेश्चन नीट में। खैर पुरानी बातें, 2012 या 11 में आया था। अब ये भी आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि पुराने ही रिपीट होते, जो नए आते वो नहीं रिपीट होते। वो 2030 2035 में रिपीट होंगे, ज़्यादा आगे चले गए। ठीक है, चलो देखो अब फालतू बातें नहीं। तो यहाँ पे ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में ना आपको पीरियड देखना है ना आपको ग्रुप देखनी है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतनी कम साइज होगी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो सबके। इसके 11 प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे ना, इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, तो 11 प्रोटॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, बट प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, 7 प्रोटॉन, इसके 8 प्रोटॉन, इसके 12 प्रोटॉन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटॉन किसके पास है? Mg2+ के पास है, तो Mg2+ का सबसे कम होगा। फिर सोडियम आता है तो सोडियम का कम होगा, फिर ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन का कम होगा, और सबसे ज़्यादा N3- का होगा। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना कम उसका साइज। आपको कभी भी अगर आयंस के फॉर्म में दिया क्वेश्चन में, सपोज लिखा Na+, F-, और मतलब F- तो आएगा नहीं, छोड़ो जाने दो, Na2+, Mg2+, ऐसा कभी अगर आपको दिया हुआ है तो वहाँ पे एक बार आप लोग चेक कर लेना कि कहीं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी तो नहीं है, रहेगी, क्योंकि चार्ज के फॉर्म में दिया तो रहेगी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी अगर है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, और ऐसा उनको अरेंज कर दोगे। जैसे एक और क्वेश्चन, तो इसका एटॉमिक नंबर 16, इसका 15, इसका 17, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 18 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 18 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो सबके इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है। तो देखो किसका प्रोटॉन सबसे कम है, उसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे कम प्रोटॉन यहाँ पे फॉस्फोरस का है, तो इसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा, फिर H2- का, फिर Cl- का। तो बस इतनी ही कहानियाँ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, थैंक यू सो मच।